ESR का लास्ट पार्ट। आज हम ESR कंप्लीट कर लेंगे। इसमें ना क्या है, हाँ सबसे पहले तो ये बात, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन करवाया था क्रोमियम का, उसमें मैंने I = 3/2 से कर लिया था। I = 3/2 से कैलकुलेट कर लिया था, जो कि आना था I = 5/2 से। I = 5/2 से, ये आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। और उसका आंसर आएगा 1080 लाइंस। 1080 लाइंस आएंगी। वो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया था, वो चेक कर लेना आप, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब आज हमने देखना है NH2 रेडिकल की लाइंस कैलकुलेट करनी है। NH2 रेडिकल, इसकी लाइंस कैलकुलेट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2Ni+1 लगाओ। नाइट्रोजन के लिए I 1 होता है, हाइड्रोजन के लिए I ½ होता है। क्लियर है? तो 2Ni+1, N कितना है नाइट्रोजन 1 दे रखा है, 1 + 1। इसके लिए हाइड्रोजन के लिए 2, N कितना है 2 है, I कितना है ½ है, +1। तो 2 + 1 3, 2 से 2 कैंसिल, 2 + 1 3। तो कितनी लाइंस आ गई? 9 लाइन। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमने देखा था ESR में जो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट होता है वो कितना होता है? A होता है, वो होता है A। अगर मैं मान लूं हाइपर फाइन स्प्लिटिंग ऑफ N इज ग्रेटर देन H इज ग्रेटर देन H, ये मैंने मान लिया, ठीक है। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग ऑफ N इज ग्रेटर देन H, तो क्या होगा? अब इसकी वजह से लाइंस कितनी आ रही है? 3 आ रही है, और इसकी वजह से भी कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो पहले मैं नाइट्रोजन की वजह से तोड़ देती हूँ, कितनी आ रही है? 3 लाइंस आ रही है। और N कितना है? 1 है। I कितना है? 1 है। हमें पता है N1 I1 हो तो कितने रेशो होता है? 1:1:1 होता है। आगे हाइड्रोजन भी कितने में स्प्लिट हो रहा है? 3 लाइंस में हो रहा है। इसको भी आगे स्प्लिट कर दो 3 लाइंस में। कर दिया। जब हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट ग्रेटर हो किससे? AH से, और इसका जो रेशो होगा 1:2:1 होगा, इसका रेशो 1:2:1 होगा, इसका भी 1:2:1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1:2:1, इसको मल्टीप्लाई करना होता है 1:2:1, ये आता है, ठीक है। अगर मैं बोल देती हूँ AN is equals to twice of AH, AN is equals to twice of AH, तो ये जो लाइन है ये कोलैप्स कर जाती है। ये क्या कर जाती है? कोलैप्स कर जाती है, ऐसे, ठीक है। तो मतलब 2 लाइंस कम हो जाएंगी। यहाँ पे देख लेना, इसका रेशियो चेंज हो जाएगा। 9 की जगह कितनी लाइंस आएंगी? 7 लाइंस आएंगी। जब AN is equals to, जो स्प्लिटिंग कांस्टेंट है वो कितना हो जाए? इसके ट्वाइस ऑफ AH के, कितना हो जाए? ट्वाइस ऑफ AH के इक्वल हो जाए, तो जो लाइंस होती हैं वो क्या कर जाती हैं? कोलैप्स कर जाती हैं, ठीक है। तो ये केस बताना था मैंने आपको, ये क्वेश्चन। अब देखो एक और चीज, गेट में क्वेश्चन आया था, उसमें 1-2 बार आ चुका है, वो देखते हैं। G वैल्यू किस पे? G वैल्यू पे क्वेश्चन आया था। G वैल्यू क्या होती है? G वैल्यू डिपेंड करती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी G वैल्यू उसी का ज्यादा होगा। मैं मान लेती हूँ, सपोज कर रही हूँ, सपोज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर है Z, Y, X, ऐसे है, तो G वैल्यू का ऑर्डर क्या होगा? G वैल्यू Z की ज्यादा, Y की ज्यादा, और फिर X की ज्यादा होगी, और फिर X की ज्यादा होगी, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी मैंने। अब मैंने लगा दी मैग्नेटिक फील्ड, लगा दी किसके पैरेलल? Z एक्सिस के। ऑलवेज ध्यान रखना है, हमने मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्शन में लगानी है? Z एक्सिस के पैरेलल लगानी है। मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज पैरेलल विद जेड एक्सिस। ठीक है, तो जो जेड एक्सिस है इसको हम दे देते हैं नाम जी जेड। क्या है? जी जेड। और जो परपेंडिकुलर एक्सिस हुई वो कौन सी हुई? y और x, या फिर x और y। ठीक है, तो ये याद रखना है, जी जेड या फिर इज इक्वल्स टू जी पैरेलल। ओके, जी परपेंडिकुलर इसका मतलब जी वाई या फिर जी एक्स। क्लियर है? अब देखो, अब हमने दो चीजें याद कर ली। जी वैल्यू डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, जेड एक्सिस के अराउंड जी जेड होगा, और परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल एक्सिस होगी जी जेड, और परपेंडिकुलर एक्स और वाई होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं जोन टेलर डिस्टोर्शन। जोन टेलर डिस्टोर्शन में दो पार्ट्स होते थे। एक होता था इलोंगेशन, दूसरा होता था कॉम्प्रेशन। क्या होता था? कॉम्प्रेशन, जिसमें जेड इन और जेड आउट होता था। क्लियर है? जेड इन और जेड आउट। इलोंगेशन में जब हम लिखेंगे dxy dy z dx square y square dz square, तो वहां पे क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x square y square dz square, सिर्फ इन दोनों की बात कर रही हूँ क्योंकि ऊपर वाले ऑर्बिटल्स ये हैं। सेम इसमें dz square dx square y square। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर थी ऐसे। अगर हम बात करें, सॉरी यहां बनाता हूं, D9 की बात करें, ऐसे होता था। सेम यहां पे ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा है? dz स्क्वायर में ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? dz स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन्स है एज कंपेयर टू x स्क्वायर y स्क्वायर में 1 इलेक्ट्रॉन है। इन केस ऑफ कंप्रेशन x स्क्वायर y स्क्वायर में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, z स्क्वायर में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने अभी बताया जी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। अगर z में ज्यादा है, अगर z में ज्यादा है तो लिखूंगी जी जेड इज मोर देन जी परपेंडिकुलर। जी जेड इज मोर देन जी परपेंडिकुलर। जी जेड को मैं लिख सकती हूँ जी पैरेलल। जी पैरेलल। अब देखो यहाँ पे x और y की ज्यादा है, मतलब x स्क्वायर y स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो जी वैल्यू इसकी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब कंप्रेशन के केस में जी परपेंडिकुलर ज्यादा है जी पैरेलल से। जी परपेंडिकुलर ज्यादा है जी पैरेलल से। तो ये बात हुई इलोंगेशन की, ये बात हुई कंप्रेशन की। एक इसके पीछे होगा जी फ्री जिसकी वैल्यू होती है 2। जी फ्री। ठीक है, तो हमने ऐसे देखना, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उसकी जी वैल्यू ज्यादा। पैरेलल टू जेड एक्सिस उसको हम नाम देंगे जी पैरेलल या फिर जी जेड, और परपेंडिकुलर में एक्स और वाई आएंगे। क्लियर है? तो ये बात होगी इसकी। अब हम बात करते हैं क्रैमर्स डीजेनरेसी की। इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ, एक दो बार आया है जी वैल्यू के, मतलब हमें कंपाउंड गिवन होगा जो कि जोन टेलर डिस्टॉर्शन, हमें देखना होगा इलोंगेशन है या फिर कंप्रेशन है, तो उसके हिसाब से आंसर टिक करना होगा। सिंपल है। ठीक है, अब क्रैमर्स डीजेनरेसी। अगर मोर देन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तभी लगेगी है, मोर देन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखो, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है? जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, जब मैंने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करी है, तब जो स्प्लिटिंग होती है उसको बोलते हैं जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वही स्प्लिटिंग होगी क्रैमर डीजेनरेसी में। तो उससे पहले एक चीज देख लो, जैसे मेरे पास क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो स्पिन 2 की वजह से हाफ प्लस हाफ 1 होगा। तो हमें क्या करना है, एस
से लेके प्लस एस से लेके माइनस एस तक चलना है, प्लस एस से लेके माइनस एस तक चलना है, मतलब +1 से लेके -1, +1 और -1 में 0, +1 और -1 में 0। अब मैं बात करती हूँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, 3 अनपेयर्स में हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ होगा, यही होगी ना स्पिन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ ना। हाफ प्लस हाफ 1, 1 प्लस हाफ इज 3/2, लेके चलो इसको, प्लस 3/2 से -3/2 चल रहा है, तो 3/2 से -3/2 कैसे पहुंचेंगे, 1/2 0 -1/2, ठीक है। ऐसे ही सेम 4 के लिए 5 के लिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे स्प्लिटिंग कर लोगे। मैं आपको अब दिखाती हूँ इसके लेवल कैसे शो करते हैं, उसके बाद आप करके देख लेना 4 के लिए 5 के लिए कैसे करते हैं। देखो 3/2 1/2 0 -1/2 -3/2 क्या होता है, जो सेम जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जैसे कि 3/2 और -3/2, ये एक ही लेवल में आएंगे, 1/2 और -1/2 एक ही लेवल में आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। कैसे स्प्लिटिंग होगी इनकी, ये तो हो गया हमारा +-3/2, और ऐसे ही सेम +-1/2 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो कितने लेवल्स क्रिएट हो गए, 2 लेवल्स, कितने लेवल्स, 2 लेवल्स, ठीक है। ऐसे ऐसे करना है। ऐसे ही सेम 5 के लिए, 5 के लिए क्या होगा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कर लेना, 1 2 3, ठीक है। तो सेम ऐसे लेके चलना है, सेम के लिए ऐसे लेवल्स को सेपरेट कर देना है, उसके बाद देखना है कि कितने लेवल बन रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और ये क्या है, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग है, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग है। मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।